हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एम्पियर सर्किटल लॉ की कुछ और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट को समझ लिया था, उसके प्रूफ को देख लिया था और उसकी हेल्प से हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया था। अब जो अगली एप्लीकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड, देखिए, अगर किसी कॉपर के वायर को हम एक हेलिक्स की फॉर्म में लपेट दें, हेलिक्स यानी एक कॉइल, इस तरह से एक कॉपर का वायर लिया हमने या किसी और मेटल का वायर लिया, लेकिन जो वायर है वो कैसा है? इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड इसलिए ताकि जब इसको हम किसी हेलिक्स की फॉर्म में लपेटें तो ये आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है ना। तो जब आप एक कॉपर का वायर मार्केट से लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक इंसुलेटेड परत चढ़ी हुई होती है। तो जब हम उसको लपेट कर एक कॉइल बना लेते हैं तो वो आपस में कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटेड परत चढ़ी हुई होती है। तो इस तरीके से अगर उस कॉपर के वायर को लेकर के एक हेलिक्स की फॉर्म में लपेट दिया जाए तो इस तरह से जो बनता है इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर ये हमने कॉपर वायर को लेकर इस तरह से लपेटा कि उसका डायमीटर बहुत कम है उसके लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करा दी। जब इस सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाती है और इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। यानी अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड के अंदर होगा, एक्सिस के अलोंग होगा और उसके बाहर ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए हम एक रूल समझ सकते हैं। ये एक एम्पियर्स रूल है और राइट हैंड रूल है। ये एम्पियर्स राइट हैंड रूल इसको बोलते हैं कि आप सोलेनॉइड को अपने दाहिने हाथ से पकड़िए, राइट हैंड से पकड़िए, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने सोलेनॉइड, ये मान लीजिए मेरे पास सोलेनॉइड है और मैंने इसको दाहिने हाथ से पकड़ा, तो ये जो फिंगर्स, ये फिंगर्स सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर सोलेनॉइड में करंट इस तरह से फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ये होगी, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ये इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस सोलेनॉइड को बीच में से काट दूं इस तरह से तो आपको ये वायर्स दिखाई देंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स और ये नीचे वाले पॉइंट्स। अब अगर सोलेनॉइड में करंट इस तरह से फ्लो कर रही है तो ये करंट यहाँ बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट बना दिया, और यहाँ अंदर की तरफ जा रही है इसलिए यहाँ क्रॉस बना दिया, ठीक है। तो देखिए अब दाहिने हाथ से इसको कैसे पकड़ेंगे? क्या ऐसे पकड़ेंगे? नहीं, क्योंकि ये चारों फिंगर इससे अंदर जा रही हैं और जबकि ऊपर की तरफ बाहर आ रही हैं, तो उसको इस तरह से ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रही होती कि ऊपर की तरफ करंट
अंदर की तरफ जा रही होती और नीचे बाहर की तरफ, यानी कि सिचुएशन होती ये, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। तो हम किसी सोलेनॉइड को अपने दाहिने हाथ से पकड़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। अब यूजिंग एम्पियर सर्किट और लॉ, इसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक सोलेनॉइड हमने कंसीडर कर ली और ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन है। जैसे ये सोलेनॉइड है और हमने इसको बीच में से काट लिया, तो यहाँ ये वायर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके कट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मान लीजिए करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलोंग द एक्सिस। ठीक, हमें इस एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पता करना है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। और एम्पियर सर्किट लॉ तो एक क्लोज पाथ के लिए लगता है, तो हमें एक क्लोज पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक क्लोज पाथ कंसीडर कर ले रहे हैं जो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, और इस तरह से ये P Q R S, ये हमने एक क्लोज रैक्टेंगुलर पाथ कंसीडर कर लिया। ठीक है, और मान लीजिए इस पी क्यू की जो साइड है पी क्यू इज इक्वल टू, उसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं एल। पी क्यू को एल कंसीडर। इन सभी साइड्स पर एक एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए डीएल लेंथ का, डीएल, डीएल और डीएल। अब हम इस क्लोज पाथ पर एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखिए, अगर इस सोलेनॉइड में I करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ जो म्यू नॉट के साथ प्रोडक्ट में लिखा जाता है वो सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट नहीं है, बल्कि जो क्लोज पाथ हमने कंसीडर किया है उस क्लोज पाथ से कितनी नेट करंट पास हो रही है, ये वो है नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है B डॉट डी एल होल इंटीग्रल के इक्वल। ठीक है, तो I करंट तो सोलेनॉइड की वायर्स में पास हो रही है। अब आप देखिए, यहाँ से पास हुई, यहाँ से पास हुई, फिर यहाँ से पास हुई, तो कई बार पास हो गई ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टर्न्स हैं, उतने टर्न से मल्टीप्लाई करोगे I से, उतनी बार ये करंट पास हो गई इस क्लोज पाथ से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्न्स हैं उसको हमें काउंट करने के लिए एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, और वो नंबर है स्मॉल n। देखिए, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स हैं ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P से लेके Q तक की लेंथ हमने कैपिटल L कंसीडर की है। तो जब यूनिट लेंथ पर n टर्न्स हैं तो L लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे? N L। और एक टर्न में कितनी करंट है? I। तो टोटल करंट जो इस क्लोज पाथ से पास हुई वो कितनी हो गई? N L I। बात समझ में आई? एक बार फिर समझिए इसको, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साहब आपने एम्पियर सर्किट और लॉ की स्टेटमेंट लिखी थी होल इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहाँ लिख रहे हो म्यू नॉट N L I, ये क्या चक्कर है? तो वो जो I वहाँ लिखा है वो I टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ है। अब जैसे ये क्लोज पाथ है, यहाँ से करंट I पास हो रही है मान लीजिए अंदर की तरफ,
तो केवल आई लिखोगे। लेकिन आई करंट यहाँ से भी पास हो रही है, आई करंट यहाँ से भी पास हो रही है, आई करंट यहाँ से भी पास हो रही है, तब तो 4i हो गई, है ना। और अगर हो ये सिचुएशन कि आई करंट यहाँ से अंदर की तरफ गई और आई करंट यहाँ से बाहर की तरफ आ गई, तो आई करंट अंदर की तरफ और आई करंट बाहर की तरफ, तो ऐसे में तो नेट करंट जीरो हो गई, तो उस केस में जीरो हो जाएगा। अगर आप इस क्लोज पाथ में देखें तो जितनी भी करंट्स हैं वो सब अंदर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ नहीं आ रही, इसीलिए सारी करंट्स को हमने ऐड करके नेट करंट निकाली है। ठीक है, तो ये देख लिया कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्न्स हैं, तो वो टर्न्स कितने हुए NL, क्योंकि n जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो L टर्न्स पर NL टर्न्स हो गए, और एक टर्न में I करंट है, तो ऐसे NL टर्न्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल करंट कितनी पास हो गई NLI। ठीक है, अब जरा हम इसको देखते हैं। यह है पूरे क्लोज पाथ पर एक होल इंटीग्रल। इसको हम 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, P से लेके Q तक, Q से लेके R तक, R से लेके S तक, S से लेके P तक। देखो इसको मैंने तोड़ दिया, P टू Q B डॉट dl प्लस Q से लेके R तक B डॉट dl प्लस R से लेके S तक B डॉट dl प्लस S से लेके P तक B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। ठीक है, अब जरा आप एक एक इंटीग्रल, यानी जो ये होल इंटीग्रल था पूरे क्लोज पाथ पर, उसको हमने P से लेके Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से S तक और S से P तक, ये 4 जगह तोड़ दिया। अब अगर आप P से लेके Q तक की बात करें तो P से लेके Q तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चूंकि अलोंग द एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो V वेक्टर और वेक्टर dl के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो B dl cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे P टू Q B dl। ठीक है, प्लस Q से लेके R तक, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं वो सोलेनॉइड से बाहर है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 होता, तो B की वैल्यू 0, लेकिन इतना पार्ट तो सोलेनॉइड के अंदर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, हम आप डीएल एलिमेंट तो हम यहाँ लेंगे, कोई बात नहीं, आप डीएल एलिमेंट यहाँ ले लीजिए, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस और डीएल एलिमेंट इस तरह से है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा, वेक्टर B में और वेक्टर dl में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है Q से लेके R पर, और cos 90 0 होता है, तो इस वजह से ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा। अगर आप R2S देखें तो ये R2S पूरा का पूरा एलिमेंट ही R से लेके S तक सोलेनॉइड के बाहर है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो हम इस टर्म को भी 0 लिखेंगे। S से लेके P तक ये पार्ट सोलेनॉइड के बाहर है, लेकिन ये पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, म्यू नॉट NLI। तो 3 इंटीग्रल इसमें 0 हो जाते हैं, एक इंटीग्रल केवल बचता है P से लेके Q तक का। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को हम बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रल P टू Q dl इज इक्वल टू म्यू नॉट NL। P से लेके Q तक जितने भी एलिमेंट्स dl लेंथ के हैं उन सब का सम, इसका मतलब हुआ जब P से लेके Q तक इंटीग्रेट किया dl एलिमेंट्स को, तो उसका मतलब P से लेके Q तक की टोटल लेंथ, और P से लेके Q तक की टोटल लेंथ है PQ इज इक्वल टू L, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, L से L कैंसिल हो गया,
V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहाँ म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, क्योंकि हमने सोलेनॉइड के अंदर एयर ही कंसीडर की है, कोई मटेरियल कंसीडर नहीं किया है। अगर कोई मटेरियल कंसीडर किया होता फिर उस मटेरियल की परमिएबिलिटी यूज करते। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ पर जितने टर्न्स हैं हम वो यूज करेंगे। और आई उस अब ये जो आई है वो सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट है। अगर आपको सोलेनॉइड की लेंथ एल गिवन है और सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। एन अपॉन एल, स्मॉल एन की जगह एन अपॉन एल। कैपिटल एन इज द total number of turns in the solenoid, small l length of the solenoid, I current flowing through the solenoid, mu naught permeability of the medium in the solenoid, जो solenoid के अंदर मीडियम है उसकी permeability। तो इस फार्मूले से हम solenoid की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक बात यहाँ पर आप और समझ लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेल इनसाइड द सोलेनॉइड होता है। वेल इनसाइड द सोलेनॉइड का मतलब कहीं सोलेनॉइड के मिडिल में, एंड पर नहीं। ये फॉर्मूला हमारी बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है, हमें नहीं करना है, लेकिन कभी कभी इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आ जाए तो मिडिल में और एंड पर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस रहता है। तो इतना आप समझ सकते हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड मिडिल में होता है उसका हाफ एंड पर होता है। ठीक है, मतलब अगर बी मिडिल की बात की जाए तो ये तो म्यू नॉट एन आई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर एंड पर देखा जाए तो ये 1/2 म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, तो अगर सोलेनॉइड की एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आता है किसी भी एक एंड पर, तो मिडिल में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ होगा। लेकिन इस 12th स्टैंडर्ड पर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सोलेनॉइड के अंदर वेल इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है लगभग उसी के लिए मिलेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आपने देखी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।